कल हम आपकी क्लास करवाएंगे टी चिरंजीवी सर से, जो कि कंट्रोल सिस्टम आपको पढ़ाएंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है ये, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद फिर डे आफ्टर टुमारो वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक एज पर द सिलेबस। आई होप कि आप लोग मेकाट्रॉनिक्स में कर रहे होंगे कोर्स एनपीटीईएल का। वीक 1, 2 और 3 में आपके मैक्सिमम पोर्शन कवर हो रहे हैं जहां तक मैंने देखा है। अभी तक कितने लोग हैं जो लेक्चर अटेंड किए हैं एनपीटीईएल का, मेकाट्रॉनिक्स का, बता सकते हैं? आप लोगों में से कौन कौन है जो कर रहे हैं कोर्स का? हाँ आशुतोष बताओ। सर मैंने ज्वाइन किया है, 4-5 लेक्चर देखा है फर्स्ट वीक का। हाँ तो ज़्यादा लंबा नहीं है, 30 मिनट की एक क्लास है। और पीडीएफ भी साथ में नीचे वो सर पीडीएफ से वो नोट्स भी दिखता है उसमें, अच्छा है सर। काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। उनके पास ना ऑडियो ये पूरा एक तरीके का बिग कैमरा है और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हैं। एक तरीके का पूरा हॉल है जिसमें प्रॉपर वे में वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो उनके अच्छा है सिस्टम, जो भी वो डिलीवर करते हैं उसकी पीडीएफ प्रिपेयर हो जाती है, वीडियो प्रिपेयर हो जाती है। और उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, प्रोफेसर मेकाट्रॉनिक्स के एक्सपर्ट हैं। सबसे अच्छी बात ये वही सब्जेक्ट पर कमांड है उनका। तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, देखा हूँ उनका 1-2 लेक्चर शुरू का, अच्छा लगा मुझे भी। तो इसीलिए मैं आप सबको सजेशन दूंगा कि आप सब लोग प्लीज करिए, और वहां से बेहतर नोट्स और कहीं मिल नहीं पाएगा। तो आशुतोष आप क्या वो पीडीएफ शेयर कर देंगे गूगल उसमें, पीडीएफ ड्राइव जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, सभी को हेल्प हो जाएगी। सर उसमें सर परमिशन सीआर को, तो सीआर को हम भेज देंगे सर। हाँ आप सिद्धांत को, वैसे सिद्धांत ही कर सकते हैं आप लोग, और शायद नहीं अलाउड होंगे। आप मेरे को भी कर सकते हैं व्हाट्सएप, मैं डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है, सिद्धांत को भी दे सकते हैं, ग्रुप में डाल देंगे। तो जो भी है उसका फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक में मैक्सिमम सिलेबस कवर हो रहा है उसका। बाकी फिर देखते हैं जहाँ तक और चल सकेंगे, साथ चलते चलेंगे। अभी वर्कशॉप का भी हमारा पेंडिंग हुआ है, वर्कशॉप को भी कवर करना है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रेन गेज मेजरमेंट। सर देख रहे थे सर, उसमें 4-4 मिनट का वीडियो दे रहा था सर, उससे ज्यादा बड़ा नहीं दे रहा था। 1 मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? सर स्वयं पे सर एनटीपीएल का वीडियो देख रहे थे सर, उसमें अलाउ मांग रहा है, अलाउ देने पे सर सिर्फ 4 मिनट का वीडियो दे रहा है ना, पीडीएफ भी नहीं दे रहा है सर। पीडीएफ नहीं आ रहा है? नहीं सर, स्लाइड करके आता है सर, नीचे तो पीडीएफ लिखा है सर। है सर, पीडीएफ तो हाँ होता सर है, पीडीएफ होता है उसमें नीचे। आप चाहो तो उनके वीडियो से को पॉज करके भी नोट्स बना सकते हो वैसे, है ना। जो उनका पीपीटी है जब वो प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको पॉज करके आप अपना एक नोट्स बना लीजिए जो आपके सिलेबस के हिसाब से है, वो भी अच्छा रहेगा। अल्टीमेटली नोट्स तो बनाना ही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पीपीटी शेयर किया है। आई थिंक पीपीटी विल बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। ओके, स्ट्रेन गेज मेजरमेंट सिस्टम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज स्ट्रेन. As you have studied in first unit, strength of material, stress and strain, you are very much clear about the concept. Strain is the amount of deformation due to
an applied force. More specifically, strain is defined as the fractional change in length, right? You know, change in length is delta L upon the change, fractional change in length is equal to delta L upon L is the strain. So strain can be negative or positive, whereas dimensionless strain is sometimes expressed in units such as in inch per inch or millimeter per millimeter. So when the dimension is decreasing, suppose length is decreasing due to the compressive force. So nature we can say the strain is having negative sense. When length is increasing means nature of force is tensile, so strain is positive. So this is the sign convention of the strain also. In practice, magnitude of strain is very small. Therefore, it is expressed as microstrain. Microstrain का मतलब 10 to the power 6, 10 to the power minus 6. माइक्रो लेवल पे बहुत स्मॉल डिफॉर्मेशन हो रहा है, जनरली होता भी है बहुत स्मॉल, तो हम माइक्रो स्ट्रेन में भी उसको डिनोट करते हैं. Now the gauge term is associated with the strain. So a strain gauge or strain spelling may be a gauge, G-A-U-G-E or G-A-G-E, is a device used to measure strain on an object. It is also termed as load cell. So it's another name, load cell. Okay. So its task is to measure strain. So it was invented by Edward E. Simon and Arthur C. Rugg in 1938. The most common type of strain gauge consists of an insulating flexible backing which supports a metallic foil pattern. This is the picture given below. The most common type of strain gauge consists of an insulating flexible backing which supports a metallic foil pattern. The picture shows the force applied on the strain gauge. First one is showing tension. Suppose length is increasing, then resistance of the wire is also increasing. Okay, in last third picture, compression force is applied. So length is increasing, decreasing, resistance is also decreasing. The formula of resistance is equal to rho into L by A, where rho is the resistivity of the material. It's an property of the material, resistivity of the material. R resistance, L length of the wire, and A effective cross-sectional area of the wire. So what is happening? Resistance is increasing or decreasing as per the length of the wire is increasing or decreasing, right? So strain gauge applications, where strain gauges are applied for the measurement of pressure, for the measurement of force, measurement of small displacement, measurement of torque, measurement of load, etc. There is so many applications. It's versatile in nature. So these are some pictures of the apparatus of the strain gauge. Apparatus of the strain gauge associated in the different scenario. Somewhere it is torque measuring, somewhere it is load measuring, somewhere it is pressure measuring, somewhere it is small displacement measuring.
So it's a application of the strain gauge. Now the principle behind the working of a strain gauge is simple. If a metal conductor is stretched or compressed, its resistance changes on account of the fact that both length and diameter of the conductor changes. Right? Figure shows if a metal conductor is stretched or compressed, its resistance changes on account of the fact that both length and diameter of the conductor changes. So in the figure, length, original length is capital L, and change in length after tensile force is delta L, and change in diameter is delta D. So length is increasing and diameter is decreasing, and resistance R is equal to rho L by A is changing accordingly. So this fresh rho L by A is resistance of unstrained conductor. So if we want to calculate the resistance of a strained conductor, what strategy we have to follow? R is equal to rho L by A, suppose the equation number 1. Now let the tensile stress S applied to the wire. Here tensile stress S, and stress means, load upon area, force upon area, yeah, resistance upon area. Resistance, this not this resistance. Resistance is force developed against the applied load. So tensile stress S applied to the wire with result change in length delta L, change in area delta A, change in diameter delta D. In order to find delta R, R is differentiated with respect to stress S. So let us differentiate the equation 1 with respect to S. What happened? All three are suppose variable first of all. So dr by ds is equal to keeping rho by a constant, del L by del S, then another parameter 1 by A. So it will become minus 1 by A square, rho L as a constant, plus L by A constant, del rho by del S. It become equation 2. Now dividing equation 2 throughout with R rho L R equals rho L by A. So left hand side divided by the R, so it will become 1 by R. Right hand side L by A. So when L by A is divided, so del rho L by A, so rho by A cancelled, so it will become 1 by L, okay, del L by del S. Similarly, second term 1 by A, del A by del S. The last term 1 by rho, del rho by del S. So it is equation third. In equation third, per unit change in resistance is due to three factors: per unit change in delta L by L, per unit change in area delta A by A, and third, per unit change in resistivity delta rho by rho. Delta rho by rho. Okay. So what happened further? In equation, there is a bifurcation of the area A, we know, pi by 4 d square, where d is the diameter of the wire. So del A by del S is equal to 2 into pi by 4 d and del D by del S. Putting this value in equation third, or modifying here first of all,
del A by del S divided by 1 by A, it become 2 del D by 2 by D del D by del S. So it dividing both sides by A, equation 4, we get equation 5. Now from previous equation, we want to put this value of 1 by del A by del S, 1 by A del A by del S. Okay. So 1 by in from equation third, 1 by R dr by ds, 1 by L del D by del S minus 2 by D del D by del S plus 1 by rho del rho by del S, equation 6th. Then we know the Poisson's ratio, nu here suppose, change means strain, lateral strain upon longitudinal strain. Here stress written, need correction. Lateral strain upon longitudinal strain. Yeah, lateral stress upon longitudinal stress. So let us take strain. Lateral strain is del D by del D. Longitudinal strain is del L by L. So del D over D is equal to minus nu, because diameter is decreasing. So minus sign, minus nu del L by L. Putting equation 7 in equation 6. So what happens? 1 by R dr over ds equals 1 by L del L over del S plus minus minus plus हो जाएगा plus nu 2 del L by del S plus 1 by rho del rho by del S. For a small variation, above can be written as delta L, delta R by R, okay, delta L by L, okay, plus 2 nu delta L upon L plus delta rho by rho. If variation is very, very small, so this expression can be written in this way. Differentiation term can be eliminated and change in resistance over resistance can be written. So in this equation, further what modification is taken, there is a gauge factor called GF, defined as the ratio of per unit change in resistance to per unit change in length. This is called gauge factor. If you introduce this gauge factor in this equation, so what happens from this expression? Del R by R equal to GF del L by L. But del L by L is the strain, epsilon. So GF into epsilon. Now this equation become gauge del R by R, gauge factor equals to 1 plus this del R by R, 1 plus डिवाइड कर दीजिए del R by R से, तो आ जाएगा 1 del R अपॉन R से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 न्यू, ओके, प्लस del rho by rho upon epsilon R 1 plus 2 nu plus del rho by rho upon del L upon L.
where gauge factor is equal to 1 plus 2 nu as the strain is in the term of micro strain. जब बहुत छोटा होगा तो ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो गेज फैक्टर GF इज इक्वल टू 1 प्लस 2 न्यू, यहां से ये डिराइव होकर के आ रहा फॉर्मूला। इस पर न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, अगर गेज फैक्टर दिया हो, न्यू निकालना हो तो। गेज फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 न्यू इज वैलिड ओनली व्हेन पीजियो रेजिस्टिव इफेक्ट, that is change in resistivity, piezoresistive effect, that is change in resistivity due to strain is almost negligible, जो del rho by rho था। For metal Poisson's ratio is between 0 to 0.5। यहाँ पर अलग अलग मटेरियल के लिए गेज फैक्टर दिया है, जैसे निकिल के लिए -12.1, मैग्नीन के लिए +0.47, नाइक्रोम के लिए +2.0, टॉन्गस्टेनन के लिए +2.1, सॉफ्ट आयरन के लिए +4.2, प्लेटिनम के लिए +4.8, कार्बन के लिए +20। ये दिया रहेगा, अगर कहीं न्यूमेरिकल आता है तो वहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम भी दी हुई है, इस प्रॉब्लम में पॉइजन्स रेशियो निकालना है और गेज फैक्टर दिया है। ये फार्मूला लगाया, इसे नेग्लेक्ट किया, यहाँ से पॉइजन्स रेशियो निकाल लिया। सो गेज फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 न्यू। सो नाउ टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज, कितने तरीके के स्ट्रेन गेज होते हैं, नाम याद रखिए इनके केवल। जैसे अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज, बॉन्डेड वायर स्ट्रेन गेज, बॉन्डेड मेटल फॉयल स्ट्रेन गेज, वैक्यूम डिपॉजिट स्ट्रेन गेज, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज, डिफ्यूज्ड मेटल स्ट्रेन गेज। इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, इसके स्ट्रक्चर में वायर सभी में होगा, वायर की लेंथ होगी, रेजिस्टेंस होगा, इनपुट वोल्टेज होगा, ठीक है। तो उनके जो इनका कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या डिफरेंस होगा, ये मेन है। अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज, वायर डायमीटर 0.003 मिलीमीटर, लेंथ ऑफ वायर 25 mm, resistance of each arm 120 to 1000 ohm, input voltage 5 to 10 volt DC। Bonded wire strain gauge, fine wire with diameter about 0.025 millimeter, grid of wire is cemented to the carrier, base sheet of paper, thin sheet of bakelite or Teflon, small as 3 into 3 millimeter, larger size is 25 into 12.5 millimeter। Materials used for wire strain gauge, वायर स्ट्रेन गेज में डिफरेंट मटेरियल्स जो यूज होते हैं, उसमें नाइक्रोम है, टॉन्गस्टेनन है, आइसोइलास्टिक है, निकिल है, प्लेटिनम है। So the composition is nickel and chromium 80%, 20%, nickel copper 45%, 55%, isoelastic में nickel 36%, copper, chromium 8%, molybdenum 0.05%, gauge factor 2, 2.1, 3.6, -12.1, 4.8, resistivity in ohm meter 100 into 10 to the power -8, 48 10 to the power -8, 105 10 to the power -8, 6.5 10 to the power -8, 10 into 10 to the power -8. These are the configuration of materials that is used for wire strain gauge. Now in bonded metal foil strain gauge, which was used in the apparatus in earlier figure,
greater heat dissipating capacity. It has good quality dissipating capacity, formed from a sheet of metal less than 0.005 millimeter thick by photo etching process, easy manufacturing process, can be applied in curved surface, 10 million cycles at plus minus 1500 microstrain can be applied to foil gauge. Vacuum deposit strain gauge, thin film vacuum deposition process to bond strain gauges directly to stainless steel for 30 years. The process begins by preparing the surface which remove all surface pinholes and cracks. The next step is the deposition of an oxide layer to insulate the circuit from the metal substrate. Following this, a thin film resistivity alloy is sputtered over the oxide film. This film is laser trimmed under power to produce the four registers of the Wheatstone bridge. Semiconductor strain gauge. Semiconductor strain gauge naturally using semiconductor wafers or film filaments of length varying from 2 millimeter to 10 millimeter and thickness of 0.05 millimeter are bonded on suitable insulating substrate, for example Teflon. The gold leads are usually employed for making electrical contacts. The electrodes are formed by vapor deposition. The assembly is placed in a protective box. This is the semiconductor strain gauge. Advantages of semiconductor strain gauge. The gauge factor of semiconductor strain gauge is very high, about plus minus 130. Semiconductor strain gauge exhibits very low hysteresis, that is less than 0.05%. They are useful in measurement of very small strains of the order of 0.01 micron. The semiconductor strain gauge has much higher output, but it is as stable as metallic strain gauge. It has a large fatigue life, 10 to the power 10 to the power 6 operations can be performed. It possesses a high frequency response of 10-12 Hz, can be manufactured in a very small sizes, their length ranging from 0.7 to 7 millimeter. This is the figure. Next, quarter bridge strain gauge. क्वार्टर ब्रिज स्ट्रेन गेज, यहाँ पे R2 is set a value equal to strain gauge resistance with no force applied. The two ratio arms of the bridge R1 and R3 are set equal to each other. Thus, with no force applied to the strain gauge, the bridge will be symmetrical balanced and the voltmeter will indicate 0 volt, representing 0 force on the strain gauge. This arrangement with a single element of the bridge changing resistance in response to the measured variable mechanical force. Measured variable is known as the quarter bridge circuit. Wire resistance. The strain gauge resistance is not the only resistance being measured.
The wire resistance R wire 1 and R wire 2 being in series with R gauge. R gauge also contribute to the resistance of the lower half of the arm of the bridge and consequently contribute to the voltmeter indicator. 3-wire configuration. This is the same as a 4-wire configuration. Dummy strain gauge. In strain gauge, the resistance change with change in temperature causing errors. Thus, quarter bridge circuit as shown can be used to reduce the error. By using a dummy strain gauge in place of R2, the change in resistance is in the same proportion when temperature changes, thus cancelling the effects of temperature change. Half bridge. In half bridge, the upper strain gauge position is so that it is exposed to the opposite force as the lower gauge is compressed. The upper gauge will be stressed and vice versa. Both gauges responding to strain and the bridge will be more responsive to applied force. This utilization is known as a half bridge, since both strain gauges will either increase or decrease resistance by the same proportion in response to a change in temperature. The effect of temperature change remain cancelled and the circuit will suffer minimal temperature induced measurement error. Full bridge circuit. In few applications where complementary pairs of strain gauge are bonded to the test specimen is called a full bridge circuit. It may be advantageous to make all 4 elements of the bridge active or greater sensitive. Full bridge strain gauge is a figure of full bridge strain gauge. This is very popular Wheatstone bridge. This is the formula. Wheatstone bridge. Bending beam, load cell. This is the cantilever beam. On the upper and lower position, there is the strain gauge. When force is applied, strain gauge in tension, upper part, and strain gauge in compression, लोअर पार्ट. जैसे आपको बेंडिंग इक्वेशन डिराइव करवाया था, तो जो फोर्स है वो कैलकुलेट हो सकता है इससे. सो स्ट्रेन गेज एक बहुत बड़ा टॉपिक है. इसमें आप जहां तक फॉर्मूला डिराइव करवाया था वहां तक करिए और उसके बाद नाम याद रखिए. और एक दो इम्पॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन वाला इसका देख लीजिए और सेमीकंडक्टर वाला देख लीजिए. बाकी के नाम याद करके रखिए. एग्जाम में यदि आता है तो फॉर्मूला वाले तक आप बता सकते हैं उसका जो डेरिवेशन है वो, और फर्दर सेमीकंडक्टर वाला और व्हीटस्टोन वाला. इसके अलावा आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं आपको शेयर कर दूंगा डिटेल में. ठीक है, आज की क्लास ओवर करते हैं यहाँ पर. 1, 2 और 3 तीनों का. देखो वन हाँ, का तो आर के राजपूत हमने पहले ही बता दिया था. सेकंड का आईसी इंजन का वी गणेशन है. लेकिन सेकंड में भी एक है रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग. यस सर.
तो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की बहुत सारी बुक आती हैं। इसमें भी आर के राजपूत की भी बुक आती है, आर के राजपूत की आईसी इंजन की भी आती है, ठीक है। डीएस कुमार हैं एक, उनकी भी आती है। और 4th यूनिट के लिए हमने बताया था कि हाइड्रोलिक्स के लिए आर के राजपूत की ही बताया था ना, कौन सी बताया था? पता नहीं सर। 4th सर यूनिट आर के बंसल बताया था। हाँ, आर के बंसल बताया था ना, आर के बंसल की बुक है। इसकी तो पीडीएफ भी अवेलेबल है शायद, आर के बंसल की। और 5th यूनिट के लिए एक बुक है अमेजॉन पर, तो देखो मिल रही है पीडीएफ, पता नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। डीएस कुमार की है जो 4th यूनिट है तुम्हारा, इसके लिए अच्छी किताब है ये, जो मैंने बताई थी ना, मेजरमेंट, मैकेनिकल मेजरमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम। कौन सी है सर? 4th यूनिट के लिए। Yes. 4th यूनिट के लिए बताया था ना, डीएस कुमार की, जो शुरू किया था तो हमने। और 5th यूनिट के लिए मेकाट्रॉनिक्स के लिए भी हमने एक बुक बताई थी तुम्हें, एन महालिक करके है।